नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली थर्ड सेमेस्टर की यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 1 एंड 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली स्पेसिफिकली रिलेट करता है ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, उन राइट्स को अगर एग्जीक्यूट ना करने का मौका मिले तो हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ही रेमेडीज प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक आता है आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। तो आर्टिकल नंबर 32 हमेशा याद रखोगे आप, सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, और आर्टिकल नंबर 226 हमेशा हाई कोर्ट के लिए होता है। देन रिट ज्यूरिसडिक्शन एंड इट्स जेनेसिस, किस तरीके से रिट ज्यूरिसडिक्शन बना। ठीक है, देन उसके बाद रिट्स, जो डिफरेंट टाइप के रिट्स मेंशन्ड है, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चुरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो। तो ये बेसिकली डिफरेंट रिट्स अवेलेबल हैं इन आर्टिकल नंबर 32 एज वेल एज अंडर आर्टिकल नंबर 226। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये बेसिकली सिलेबस है। तो अगर इसमें बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स की मैं बात करता हूँ तो ये जो मार्क्स अगर देखें तो ये जो टॉपिक है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये समटाइम 12.5 में इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अगर डिफरेंशिएशन पूछ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो वहां पे ये 12.5 नहीं 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन उसके बाद देखें तो आर्टिकल नंबर 32 एंड 226, ये ऑब्वियसली आपका 12.5 में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम डिफरेंट टॉपिक पे, दैट इज रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन में जो डिफरेंट टाइप की रिट्स हैं, अगर ये आपसे इंडिविजुअली पूछ ली गई तो उस केस में ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब ईच रिट आपकी 5 मार्क्स की वैल्यू रखेगी। उसके बाद अगर हम देखें तो इनको अगर क्लब करके पूछ लिया या रिट ज्यूरिसडिक्शन एक साथ पूछ लिया तो ये 12.5 में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स है। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 हमने जब पढ़ा था हमारे फंडामेंटल राइट्स, उसमें हमने एक आर्टिकल ये भी पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 32 ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर योर जस्टिस। तो इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट देखें तो सिंपल से इतनी बात करता है कि द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास, यानी कि हर इंडिविजुअल के पास जिसके पास फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं, वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन। पर सुप्रीम कोर्ट मूव करने का एक प्रोसीजर है, दैट इज बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग, जो कि लेजिस्लेचर डिफाइन करता है कि किस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट में मूव करोगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट खुद डिसाइड करता है बाय सुप्रीम कोर्ट रूल्स। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मेंशन्ड है किस तरीके से आप पिटीशन फाइल करोगे, किस तरीके से क्या प्रोसेस होगा सुप्रीम कोर्ट में अपने आपको आर्टिकल नंबर 32 में जस्टिफाइबल क्लेम करने का। ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली देखो तो दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट समझ में आएंगी, दैट इज पार्ट नंबर 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 खुद ही पार्ट नंबर 3 का एक पार्ट है। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो आर्टिकल नंबर 32 प्रोवाइड्स द रेमेडी टू इन्फोर्स दीज राइट्स। तो हमने एक बात करी थी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जस्टिफाइबल होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम अगर वायलेशन होगा तो कोर्ट में जा करके उनको हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, पर डीपीएसपी क्या होते हैं, वो नॉन जस्टिफाइबल राइट्स होते हैं, मतलब वो अगर फॉलो किए जाए तो बहुत अच्छा है, पर अगर फॉलो नहीं करे जा रहे हैं तो उस केस में हम कोर्ट जाकर के उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल नंबर 32। अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली 4 क्लॉज है, मतलब 4 क्लॉजेज अवेलेबल हैं अंडर आर्टिकल नंबर 32। तो फर्स्ट क्लॉज अगर देखें तो सिंपल सी बात करता है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज गारंटीड। तो बेसिकली आपके पास पूरा राइट है कि आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज पर आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 1। ठीक है, देन उसके बाद देखें तो आता है आपका आर्टिकल 32 क्लॉज 2, जो की बात करता है सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट्स, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी और क्यो वारंटो। ठीक है, तो बेसिकली ये रिट्स इशू कर सकता है या फिर डायरेक्शंस इशू कर सकता है, किसी को डायरेक्ट कर सकता है, या ऑर्डर्स इशू कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारे पावर्स हैं एज पर 32 क्लॉज 2। ठीक है, अब आ जाओ एज पर 32 क्लॉज 3। ये क्या कहता है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर अदर कोर्ट्स टू एक्सरसाइज रिट ज्यूरिसडिक्शन लाइक सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई हर कोई
लोअर कोर्ट में जस्टिस हो ही नहीं रहा, हर किसी को जाना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट हो जाए ओवरबर्डन, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, जब ऐसा हो जाए मौका कि मैंने आज रिट फाइल करी और मेरी रिट को मौका ही पहली बार सुनने का आएगा आफ्टर 2 ईयर्स, जब इतनी पेंडेंसी कभी हो जाए या कोई और स्पेशल सर्कमस्टांस आ जाए, तो उस केस में पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे वाले कोर्ट्स हैं, यानी कि हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनको ये पावर दे सकता है किस चीज की, सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। जो 5 टाइप की रिट्स मेंशन्ड है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्चुरारी एंड प्रोहिबिशन, उन रिट्स को इशू करने की पावर दे सकता है किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, ठीक है। देन आर्टिकल नंबर 32 क्लॉज 4, दैट इज दिस राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना कहे तब तक इस राइट को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब कहता है सस्पेंड करने के लिए, दैट इज एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी होती है सिर्फ और सिर्फ तभी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है, पार्ट नंबर 3 का ही एक पार्ट है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो इसलिए जब इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल नंबर 32 भी सस्पेंड हो जाएगा एक्सेप्ट सम रिट्स, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर है कि ये खुद ही एक फंडामेंटल राइट है, ये हम समझ ही चुके हैं। देन डायरेक्ट एक्सेस टू सुप्रीम कोर्ट देता है कि जनरली देखें अगर हम कोई भी मैटर होता है तो सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता है, देन उसके बाद हाई कोर्ट जाता है, एंड देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता है, ठीक है। तो ये जनरल प्रोटोकॉल है इन द सिविल प्रोसीडिंग और एनी अदर प्रोसीडिंग जो कि जनरली फॉलो किया जाता है, ठीक है। पर आर्टिकल नंबर 32 क्या करता है, इन दोनों को बाईपास करके हमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाने की अपॉर्चुनिटी दे देता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट एक्सेस देता है। उसके बाद एक चीज जो मैं और क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि हमने पढ़ा कि 5 रिट्स होती हैं, 5 रिट्स होती हैं, ठीक है। पर क्या सिर्फ 5 रिट्स होती हैं? द आंसर इज नो, ठीक है। रिट्स और भी हो सकती हैं। अगर हम लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें एक वर्ड मेंशन्ड है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि जो आर्टिकल नंबर 32 है उसमें जो 5 रिट्स हैं वो इंक्लूडेड है। इसका मतलब वक्त आएगा तो उस लिस्ट में और भी रिट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि जो लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। एग्जॉस्टिव होती तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो इंक्लूड का मतलब ये है कि ये 5 तो इंक्लूडेड हैं, प्लस वक्त पड़ने पे और भी रिट्स इंक्लूड की जा सकती हैं, इंट्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद फीचर में आता है पावर टू इशू रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट्स इशू कर सकता है। देन कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो जब तक इमरजेंसी ना लगे या जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना कहे तब तक उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। देन लिमिटेड स्कोप है एज कंपेयर टू आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है क्यों बोला जाता है कि भाई हाई कोर्ट ज्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब तो अगर आर्टिकल नंबर 226 में हम हाई कोर्ट जाने का राइट रखते हैं और हाई कोर्ट की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब हाई कोर्ट बड़ा होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के। तो आंसर इज नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 32 प्लस अदर आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स और भी हैं, प्लस अगर मैं रिट की बात करूं तो आर्टिकल नंबर 32 है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल राइट है जिसमें डिस्क्रिप्शन नहीं लगता, जिसमें हर पर्सन का ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 226 पे जो कि हाई कोर्ट का है, ठीक है। तो हाई कोर्ट का ये रिट वाला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 226। तो इसमें सारी वही चीजें हैं जो आर्टिकल नंबर 32 में है। तो जितनी रिट्स आर्टिकल नंबर 32 में मेंशन्ड है सेम रिट्स आर्टिकल नंबर 226 में आप हाई कोर्ट में क्लेम कर सकते हो, ठीक है। पर यहां पे फर्क कितना है कि आर्टिकल नंबर 32 को सिर्फ और सिर्फ किस लिए इन्वोक कर सकते हैं, फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो जब फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तब आप आर्टिकल नंबर 32 को इन्वोक कर सकते हो, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 226 को कब इन्वोक कर सकते हैं, जब फंडामेंटल राइट वायलेट हो या फिर कोई अदर मैटर, ठीक है। तो या तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो या कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, या तो कोई लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तब भी आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट मूव कर सकते हो, ठीक है। यही डिफरेंस है जो सिर्फ आर्टिकल नंबर 32 को छोटा बना देता है आर्टिकल नंबर 226 से, ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट की बाकी पावर्स अगर आप देखोगे तो वो हाई कोर्ट से बहुत ज्यादा है। रीजन, सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे इंडिया पे लगता है एज कंपेयर टू हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे लगता है, ठीक है। तो इसलिए बाकी सेंस में सुप्रीम कोर्ट इज पावरफुल देन हाई कोर्ट। पर अगर इन दो आर्टिकल को कंपेयर किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट की पावर हाई कोर्ट की पावर से थोड़ी कम है एज पर आर्टिकल नंबर 32।
उसके बाद देखते हैं, तो अगर एम्बिट की मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 32 की अगर मैं बात करूं, तो आर्टिकल नंबर 32 जो है वो फंडामेंटल राइट इटसेल्फ है, मतलब डिस्क्रिप्शन वहां पे अलाउड नहीं है। पर आर्टिकल नंबर 226 क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 3 में नहीं आता, ये पार्ट 3 का पार्ट नहीं है, ये है हमारा खुद एक लीगल राइट है, या कह लो तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, जज साहब का, जस्टिस जो बैठे होंगे हाई कोर्ट में, उनका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, देन आ जाओ, तो व्हाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉल्ड इट हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों इन्होंने कहा, बिकॉज कोई रेमेडी अगर अवेलेबल नहीं होगी तो कोई राइट देने का कोई फायदा नहीं है। सपोज दैट मेरा एक सड़क पे घूमने का राइट है, अब मैं उस सड़क पे घूमने जा रहा हूं, मुझे किसी ने रोक दिया और मैं उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता, तो क्या किस बात का राइट है? ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे क्या है, आर्टिकल नंबर 32 क्या करता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। अगर आपका वायलेशन हो रहा है, उन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो आप आर्टिकल नंबर 32 में जा सकते हो। ठीक है, तो इट इज अ रेमेडी, रेमेडी को हटा दिया तो कोई राइट का मतलब नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वुड बी अ मेयर डिक्लेरेशन, अगर फंडामेंटल राइट्स में से रेमेडी को हमने हटा दिया, फंडामेंटल राइट ऑफ गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट हमने हटा दिया, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो डिक्लेरेशन हो जाएगा। जैसे डीपीएसपी, जैसे डीपीएसपी भी हमारी भलाई के लिए बना है, मगर हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, वैसे ही फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे, तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं, रिट्स अंडर आर्टिकल नंबर 32। क्या रिट्स हैं आर्टिकल नंबर 32 की? तो बेसिकली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो यूनिट है ये बहुत सिंपल यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको रिट्स समझ में आ गई, आर्टिकल नंबर 32 समझ में आ गया, आर्टिकल नंबर 226 समझ में आ गया, तो आपको पूरी यूनिट हो गई। ठीक है, बिकॉज पीआईएल भी उसी के आसपास घूमती है, रिट ज्यूरिसडिक्शन भी उसी के आसपास घूमता है, सारी चीजें उसी के आसपास घूमती है। तो बेसिकली जब आप इसमें आंसर कंक्लूड करोगे तो आपको रिट्स तो मेंशन करनी ही करनी है, और रिट्स इसमें बार बार रिपीट हुई है इस क्लास में। ठीक है, तो हम एक बार डिटेल में रिट्स को पढ़ेंगे और रिट्स को हम बार बार रिपीट करने से बचेंगे, बिकॉज वीडियो शॉर्ट रहे और आपका टाइम थोड़ा बच सके। ठीक है, A writ is an order by court directing a person or authority to do or abstain from doing something. तो रिट बेसिकली क्या है, एक तरीके का ऑर्डर है या एक तरीके का जजमेंट है, जो बेसिकली क्या करता है, किसी भी चीज को डायरेक्ट करता है, किसको, पर्सन को या अथॉरिटी को, या तो किसी पर्सन को डायरेक्ट करेगा या किसी अथॉरिटी को। ठीक है, कि क्या करने के लिए, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। ठीक है, तो एक्ट और ओमिशन। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था बीएनएस में भी कि जहां पर एक्ट आती है वहां पे ओमिशन भी आता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक पर्सन है ए, ठीक है, ये गया पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराना चाहता था पर नहीं की। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, ये पर्सन रिट मूव करेगा, कौन सी करेगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। ये रिट मूव करेगा अंडर आर्टिकल नंबर 32, और 32 में मूव करने के बाद यहां पे टू डू समथिंग, मतलब इन पुलिस ऑफिशियल्स को ऑर्डर हो जाएगा कि आप उसकी एफआईआर रजिस्टर करो, कुछ काम करो। ठीक है, ठीक है, सेकेंड एग्जांपल पे आ जाओ। ये है एक पर्सन ए जो कि चाहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ट्रीटमेंट ऐसा ही हो जैसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब जिस ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सके, ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए। और इस पर्पस के लिए वो जाता है डीएम साहब के पास, जो कि इसके बचपन के दोस्त होते हैं, और डीएम साहब दोस्ती निभाने के लिए ऐसा ऑर्डर इशू कर देते हैं। ठीक है, और ऐसा ऑर्डर जब इशू करके ये बंदा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, पुलिस स्टेशन पहुंचा जब ये बंदा ऑर्डर लेके, तो वहां पे पता लगता है पुलिस वाले को ये तो गलत ऑर्डर है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये पुलिस वाला जब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेगा अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट इस ऑर्डर को क्वैश कर देगा। ठीक है, क्वैश करेगा और डीएम साहब को आदेश करेगा कि भाई आप ये काम मत करो। ठीक है, मत करो, सस्पेंड भी कर सकता है, पर जनरली वार्निंग दी जाती है कि आप ये काम मत करो। ठीक है, तो सिमिलरली कुछ करना और कुछ ना करना ऐसे होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रिट्स क्या है। सबसे पहले हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू प्रोड्यूस द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, हैव द बॉडी। ठीक है, प्रोड्यूस द बॉडी इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है, अगर किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, वो पर्सन मिल नहीं रहा, मगर ये पता है कि किसने डिटेन किया हुआ है, और वो पर्सन को ना कोर्ट ले जा रहे हैं, ना उसको घर वालों से मिलने दे रहे हैं, पूरी तरीके से बंद करके चार दीवारी में पैक कर दिया है, तो उस केस में कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है उसके बिहाफ पे, और वहां पर पे जा करके 32 में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है।
ठीक है। अब दृश्यम मूवी अगर आपको याद हो तो अजय देवगन का जो पंगा शुरू हुआ था वो इसी वजह से शुरू हुआ था, क्योंकि उसने हैबियस कॉर्पस को रिकमेंड कर दिया था टू सम पेरेंट्स, ठीक है, जिसके बच्चे को अरेस्ट कर लिया था और वो जज साहब के सामने पेश नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तो ये जो हैबियस कॉर्पस की रिट है ये पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है कि भाई एक पर्सन की लिबर्टी है कि उसको चार दीवारी में बंद करके ना रखा जाए, ठीक है। देन इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन दी जाती है अथॉरिटी को टू प्रोड्यूस द डिटेन्ड पर्सन बिफोर कोर्ट एंड जस्टिफाई डिटेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें ऑर्डर किया जाता है कि पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए, सामने लाया जाए, कोर्ट के सामने लाया जाए और उसका जो डिटेंशन किया गया है उसको जस्टिफाई किया जाए कि वो रीजनेबल है, लॉफुल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम चलते हैं एक सिनेरियो पे जहां पर हम समझते हैं बात कि एक पर्सन है ए, इस पर्सन ने थेफ्ट किया, थेफ्ट करने के बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद इसको 24 आवर्स के सामने मजिस्ट्रेट के सामने लेके आ गए, ठीक है। मजिस्ट्रेट ने अलाउ कर दिया, ठीक है, कि आप इसको जेल में ही रखो, इसको छोड़ना नहीं है, इसको जेल में ही रखो। देन उसको फिर से जेल ले गए या पुलिस कस्टडी ले गए, ठीक है, पुलिस कस्टडी ले गए। अब क्या है, ये प्रोसेस पूरा हो गया। अब ए के दोस्त को पता लगता है बी कि भाई हैबियस कॉर्पस की रेट है, मैं हैबियस कॉर्पस लगाता हूं तो पुलिस वाले परेशान होंगे। इसने हैबियस कॉर्पस फाइल किया। हैबियस कॉर्पस फाइल करने के बाद पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में समन होता है। समन होने के बाद पुलिस वाले आएंगे, वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे, ठीक है। और अगर उन्होंने ये दे दिया कि मजिस्ट्रेट के सामने ले गए थे, मजिस्ट्रेट ने अलाउ किया है कि उसको फिर से जेल या फिर पुलिस कस्टडी में रखो, तो क्या होगा, ये रिट रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिट रिजेक्ट हो जाएगी। आंसर इज क्योंकि ये लॉफुल डिटेंशन है, ठीक है। तो लॉफुल डिटेंशन के लिए हैबियस कॉर्पस नहीं होती। यहां पर अगर मान लो थोड़ी सिचुएशन चेंज कर दूं कि इसको पुलिस वाले लेके ही नहीं गए 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, इसको लेके नहीं गए, इन दैट केस क्या होगा, तब अगर इसका दोस्त ये रेट लगाता है कि उसको एटलीस्ट मजिस्ट्रेट के सामने तो लेके जाओ, बिकॉज पुलिस वाले मांग रहे थे उससे पैसा कि भाई हमने अभी एफआईआर रजिस्टर नहीं की, आप अभी मजिस्ट्रेट के सामने हम नहीं लेके जाएंगे, आप हमें पैसा दे दो, हम आपको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और 24 आवर्स से ज्यादा हो गया, ठीक है, तब मान लो कि ये पर्सन अगर रेट लगाए तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैबियस कॉर्पस के रेट में पुलिस वालों को बोलेगी टू प्रोड्यूस द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। तो जहां पर लॉफुल डिटेंशन है वहां पर कोई भी चीज रोकी नहीं जा सकती, ठीक है। तो लॉफुल कोई भी चीज रोकी नहीं जा सकती इवन एज पर रेट्स, ठीक है। तो पर्पस क्या है, टू रिलीज अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। ये वर्ड जरूरी है, इलीगल होना चाहिए डिटेंशन, तभी होगा, ठीक है। देन कौन फाइल कर सकता है, डिटेन्ड पर्सन, पर ये जनरली पॉसिबल नहीं होता बिकॉज डिटेन्ड पर्सन तो खुद ही जेल में है, वो कैसे फाइल करेगा, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे कोई भी फाइल कर सकता है, नियर फ्रेंड कोई भी जो उसको जानता हो, या फिर कोई एनजीओ, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके बारे में जो समाज सेवी टाइप का पर्सन हो वो भी ये कर सकता है, ठीक है। देन नॉट एप्लीकेबल, कब नहीं एप्लीकेबल है, व्हेन डिटेंशन इज लॉफुल और अंडर जुडिशियल ऑर्डर। जहां पर डिटेंशन जो है जिसको बंद किया गया है वो लॉफुल है या फिर जुडिशियल ऑर्डर के तहत है, ठीक है। फिर ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये केस लॉ है ऑफ द हैबियस कॉर्पस, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट रेट पे, दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या है, वी कमांड। मैंडेमस का मतलब क्या है, हम आदेश दे रहे हैं, वी कमांड, ठीक है। तो वी कमांड का मतलब क्या है, अब फॉर एग्जांपल हम फिर से चलते हैं उस वाले एग्जांपल पे जब एक बंदा होता है ए और वो जाता है डीएम के पास ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस को ट्रीट करा सके, एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब जैसे मान लो एक पर्सन है जो डीएम का दोस्त है, तो डीएम के पास गया, उसने उससे ऑर्डर इशू करा लिया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को क्या करो, कॉग्निजेबल की तरह ट्रीट करो, ठीक है, ऐसा ट्रीट करो। और ये ऑर्डर लेके गया पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट, किसके लिए, मैंडेमस के लिए, मैंडेमस के लिए चले गए। अब मैंडेमस के लिए जाते ही यहां पे क्या होगा, यहां पे वी कमांड की थ्योरी लग जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे कि वी कमांड, हम कमांड करते हैं कि इस ऑर्डर को विड्रॉ करो और आगे से ऐसा मत करना, ठीक है, इस ऑर्डर को विड्रॉ करो और आगे से ऐसा मत करना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। तो क्या होगा, डीएम साहब को इसको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वी कमांड की थ्योरी है। उसके बाद मान लो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, ए गया एफआईआर कराने, एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, ठीक है। फिर से मैंडेमस लगेगी और मैंडेमस से बोलेंगे वी कमांड टू रजिस्टर यू दिस एफआईआर, ठीक है।
तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है, पर रियल लाइफ में जब एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है तो उसके लिए अलग प्रोसेस प्रोवाइडेड है इन द प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसका मीनिंग अगर देखें तो कमांड फ्रॉम कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल और अथॉरिटी टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी, ठीक है। अब ये यहां पे चीज ध्यान रखनी है, यहां पे प्राइवेट इंडिविजुअल इंक्लूडेड नहीं है, किसी प्राइवेट पर्सन को आप ये कमांड नहीं दे सकते एज पर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या है, टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी और रिस्ट्रेन अनलॉफुल इनएक्शन, या तो परफॉर्म करो कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी जो आपकी ड्यूटी है विद योर जॉब, और रिस्ट्रेन करो, कुछ अनलॉफुल कर रहे हो तो उसको मत करो, रोक दो, ठीक है। किसके अगेंस्ट नहीं हो सकते, पहला प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट मैंडेमस नहीं हो सकता, ठीक है, मैंडेमस इश्यू नहीं हो सकता किसके अगेंस्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट। देन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं हो सकता, देन लेजिस्लेचर के अगेंस्ट मैंडेमस इशू नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली किनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, एंड देन फॉर योर एग्जांपल एंड फॉर योर रेफरेंस दीज आर योर केस लॉज, ठीक है। तो केस लॉज में से कोई भी एक दो केस लॉ पर रेट आपको याद होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 केस लॉ तो आप करके ही जाना पर रेट, ठीक है। देन उसके बाद प्रोहिबिशन पे आ जाओ, तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, टू फॉरबिड, किसी को रोकना। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे को रोकते हैं कुछ गलत काम करने से, सिमिलरली जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है किसी भी इंफीरियर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को रोकने की, कब, जब वो अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करेगा तब, ठीक है। तो मान लो एक पर्सन है ए जो रहता है यूपी में, ठीक है, एक पर्सन है बी जो रहता है बिहार में, ठीक है। अब मान लो बी पर्सन मूव करता है एक रिट इन, या फिर मान लो कोई भी केस मूव करता है इन हाई कोर्ट ऑफ बिहार, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ बिहार, यहां पर एक केस मूव करता है अगेंस्ट ए, और इसका सारा मैटर, सारा जुरिसडिक्शन बनता है यूपी के हाई कोर्ट में, पर वो जाता है बिहार के हाई कोर्ट में, ठीक है। अब बिहार इस चीज को फोकस नहीं करता और वो क्या करता है, जुरिसडिक्शन एक्सीड करने लग जाए, ठीक है, जुरिसडिक्शन को एक्सीड करने लग जाए इन केस, तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो ए है पर्सन, वो अभी जुरिसडिक्शन सिर्फ एक्सीड हुआ है, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ, सिर्फ ट्रायल शुरू हुआ है, तो ट्रायल शुरू होने की वजह से ये पर्सन जा सकता है कहां, रिट ऑफ प्रोहिबिशन में, ठीक है, प्रोहिबिशन में जा सकता है। प्रोहिबिशन में जाने पर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट को आदेश दे देगा कि भाई रुक जाओ, मत करो एक्सीड, क्योंकि आपका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो एक्सीड मत करो, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है प्रोहिबिशन में और सर्शियोरारी में। अब इसी केस में ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड हो रहा था, प्लस ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर या जजमेंट आ गई, ठीक है, ऑर्डर और जजमेंट आ गई। अब इस ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट प्रोहिबिशन नहीं लग सकता, क्योंकि प्रोहिबिशन लगता है ऑर्डर और जजमेंट को आने से पहले। इस ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट लगेगा क्या, इस ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट आपका लगेगा सर्शियोरारी, ठीक है, इस ऑर्डर और जजमेंट के अगेंस्ट सर्शियोरारी की रेट लगती है, ठीक है। तो अब देखें तो प्रोहिबिशन कब इशू होती है, तो प्रोहिबिशन इशू करने के लिए लोअर कोर्ट एक्ट्स विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, तो लोअर कोर्ट का जो है ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, या फिर लोअर कोर्ट ने नेचुरल जस्टिस को वायलेट किया है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है एग्जैक्टली वो आप पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, पर फिर भी आपके पासिंग रेफरेंस के लिए बता देता हूं। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि जब भी कोर्ट जाते हो तो कुछ बिना कहे बिना लिखे प्रिंसिपल्स हैं, जैसे दोनों पार्टीज को सुनना, अपने केस को जज मत करना, ठीक है, आपका पेक्यूनरी बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, या कोई भी और पर्सनल इंटरेस्ट उस केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आपकी पार्टीज में से कोई भी रिलेटिव नहीं होना चाहिए, प्लस आपका जो जजमेंट होनी चाहिए वो रीजन होनी चाहिए, मतलब रीजन के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो उस केस में आप चले जा सकते हो रिट के लिए, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जब ऑर्डर अभी आया नहीं है, ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड हुआ है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन शुरू हुआ है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल, ये एग्जांपल हो गया, एंड देन केस लॉज, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट रिट है हमारी सर्शियोरारी, CERTIORARI, ठीक है, सर्शियोरारी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब क्या है कि आपने अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर दिया, अब उसको सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू क्वाश द ऑर्डर ऑफ इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल दैट एक्टेड विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और इन वायलेशन ऑफ द लॉ। तो या तो ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड किया या किसी लॉ का वायलेशन किया, तो जो सीनियर कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट है, वो अपने से जूनियर कोर्ट को ये रिट इशू करके उसके ऑर्डर को क्वैश कर सकता है, जो हमने अभी एग्जांपल में डिस्कस किया, ठीक है। अब देखो तो प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, फ्यूचर एक्शन को रोक रहा है, मतलब ट्रायल को रोक रहा है, भविष्य के ट्रायल को। सर्शियोरारी का मतलब क्या है, जो पास्ट एक्शन है, मतलब जो ऑर्डर आ चुका है उसको क्वाश कर रहा है,
ठीक है। देन एग्जाम्पल एंड देन केस लॉ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा क्यो वारंटो। इसको याद करने के लिए हमारे टीचर ने एक टेक्निक बताई थी, क्यों बैठे हो, क्यो वारंटो, ठीक है। तो बाय व्हाट अथॉरिटी, क्यों बैठे हो, ठीक है। तो अगर मान लो ए और बी अच्छे दोस्त होते हैं, ए और बी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, और ये क्या करता है, ए को पता है कि बी के पास कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, बी इज नॉट क्वालिफाइड, ठीक है, और बी क्या करता है, बी किसी जुगाड़ से कहीं पे पुलिस ऑफिशियल बन जाता है, ठीक है, कुछ पैसा वैसा खिला के पुलिस ऑफिशियल बन जाता है, ठीक है। अब ए का दिमाग घूमता है, ए सोचता है मैं तो बन नहीं पाया, बी बन गया, ठीक है। अब कुछ पर्सनल रंजिश निकाली जाए और इससे पूछा जाए कि इसके पास डिग्री क्या है या इसके पास अथॉरिटी क्या है उस पोजीशन को होल्ड करने की, ठीक है। तो उस केस में ए क्या करेगा, ए बी के अगेंस्ट क्यो वारंटो अप्लाई कर देगा बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और यहां पर इसकी इंक्वायरी हो जाएगी कि बाय व्हाट अथॉरिटी ही इज होल्डिंग एनी ऑफिस, ठीक है। तो यहां पे आप देख लोगे मीनिंग क्या है, इश्यूड टू रेस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विदाउट लीगल अथॉरिटी। तो जब तक लीगल अथॉरिटी नहीं होगी तब तक वो पर्सन कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। कौन फाइल कर सकता है, एनी पर्सन इवन विदाउट पर्सनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट नेचर में कोई भी फाइल कर सकता है। जैसे ए का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, पर फिर भी ए फाइल कर सकता है। अब कंडीशंस क्या है, ऑफिस जो होना चाहिए वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, हम समझ चुके हैं, स्टैट्यूटरी होना चाहिए, और पर्सन क्या हो, क्वालिफाइड ना हो, ठीक है। देन एग्जांपल एंड देन केस लॉ, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज अंडर आर्टिकल नंबर 32 है ये बेसिकली लिस्ट ऑफ केस लॉज है जो कि टेबुलर फॉर्म में है। इसमें आप बेसिकली याद रखो कि आपको एक मेनका गांधी केस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में, वो आपको कर लेना है। तो मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस एंड के.एस. पुट्टास्वामी केस, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं फॉर योर रिट, ये इजी भी है प्लस ये कई जगह फिट भी हो जाते हैं। और पीआईएल के लिए बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस ये आप याद कर सकते हो, जो आपका लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, पीआईएल, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स हो गए, ये एग्जांपल है डिफरेंट रिट्स के, ठीक है। तो कौन सी रिट के हम हर एग्जांपल डिस्कस कर चुके हैं, तो एक बार फिर भी आप पासिंग रेफरेंस के लिए पढ़ लेना, ठीक है। देयर आफ्टर डिफरेंस अंडर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226, ये भी हम अच्छे से कर ही चुके हैं। अथॉरिटी क्या है, आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट है, 226 में हाई कोर्ट है। स्कोप क्या है, केवल फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। लीगल राइट के लिए अदर आर्टिकल्स हैं जैसे 142, ठीक है। पर अगर सिर्फ आर्टिकल 32 की बात करें तो केवल फंडामेंटल राइट्स जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, पर अगर आर्टिकल नंबर 226 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स भी जा सकते हैं क्योंकि उसका एम्बिट बड़ा है, ठीक है। देन नेचर क्या है, गारंटीड राइट है, और ये क्या है, डिस्क्रिशनरी है, बिकॉज ये इटसेल्फ एक फंडामेंटल राइट है, और ये क्या है, ये लीगल राइट है, ठीक है। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी हो जाता है, जो आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट जाने का राइट है वो डिस्क्रिशनरी हो जाता है, ठीक है। देन ज्यूरिसडिक्शन देखा जाए तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन पूरे इंडिया में है तो इसलिए पूरे इंडिया पे लगता है 32 का ज्यूरिसडिक्शन, और हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, स्टेट वाइज है, तो स्टेट पे लगता है, ठीक है। देन फाइनली द समरी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाओ आर्टिकल नंबर 226 पे, दैट इज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, ठीक है। तो अब इसकी कहानी सुन लो, पहले इसकी कहानी सुनो। अभी तक हमने पढ़ा कि जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट कौन से इशू कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। हमने पढ़ा कि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट की रिट इशू कर सकता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो रिट्स हैं वो हाई कोर्ट कौन से इशू कर सकता है, तो हम ये पढ़ रहे हैं कि वो फंडामेंटल राइट तो कर ही सकता है प्लस लीगल राइट भी कर सकता है, ठीक है। अब लीगल राइट किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द राइट किसको क्लेम किया जा रहा है, ठीक है। तो अथॉरिटी के अगेंस्ट, ठीक है, और इंडिविजुअल के अगेंस्ट। अब आ जाओ जो फंडामेंटल राइट किसी अथॉरिटी और इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकते हैं, वहां पर सुप्रीम कोर्ट की पूरी पावर है कि उन फंडामेंटल राइट्स को किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट या इंडिविजुअल के अगेंस्ट, जिसके ऊपर भी वो फंडामेंटल राइट एप्लीकेबल होता है, उसके अगेंस्ट उसको इन्फोर्स करा सकता है अंडर एनी रिट अंडर आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। पर हाईकोर्ट के पास क्या पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट मान लो किसी अथॉरिटी के ऊपर एग्जिस्ट करता है, पर कोई लीगल राइट है जो किसी पर्सन के ऊपर एग्जिस्ट करता है जो कि सब्सिडरी है ऑफ दैट फंडामेंटल राइट, तो वहां पर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस अथॉरिटी के अगेंस्ट तो एग्जीक्यूट करा ही सकता है ऑब्वियसली, पर इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी वो राइट इशू करा सकता है। तो लीगल राइट दोनों पे अगर एप्लीकेबल होता है तो हाई कोर्ट दोनों को ही अलाउ कर देगा। अब आ जाओ इसका टेक्स्ट, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब क्या है, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है। एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल नंबर 32 एवरी हाई कोर्ट शैल हैव पावर थ्रू आउट द टेरिटरीज इन रिलेशन टू विच एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन टू इशू एनी पर्सन और अथॉरिटी इंक्लूडिंग
in appropriate cases any government within those territories directions orders or writ including writ in the nature of habeas corpus mandamus quo warranto certiorari and prohibition। ठीक है, तो यहां पे भी वर्ड आ गया इंक्लूडिंग। इसका मतलब क्या है, ये जो रिट की लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें एड ऑन हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात कि एक्सरसाइजेस ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है कि जिस जगह पे हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार है, तो हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन किस स्पेस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट पे। जिस स्टेट में वो हाईकोर्ट एस्टेब्लिश है उस स्टेट की जितनी भी बाउंड्रीज है, जहां तक उस स्टेट की टेरिटरीज हैं, वहां पर हाईकोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो उस ज्यूरिसडिक्शन में किसी पर्सन को या अथॉरिटी को, दोनों को, ठीक है, किसी पर्सन को और अथॉरिटी को फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट को भी उसके लिमिट्स के अंदर, ठीक है, वो रिट इशू कर सकता है या कोई ऑर्डर या फिर डायरेक्शंस। ठीक है, अब आ जाओ जो हम कहते हैं कि क्यों कर सकता है, किसी राइट को इन्फोर्समेंट के लिए जो कि पार्ट 3 में प्रोवाइडेड है। इसका मतलब क्या, फंडामेंटल राइट, या फिर कोई और अदर पर्पस के लिए, इसका मतलब क्या, लीगल राइट। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें मेंशन है अंडर आर्टिकल नंबर 226। देन उसके बाद आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन अथॉरिटी और गवर्नमेंट विद इन इट्स टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो जो भी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है हाईकोर्ट का, उस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी को भी रिट इशू कर सकता है हाईकोर्ट, उसके पास पूरी पावर है। देन सेकंड क्लॉज क्या कहता है, पावर एक्सटेंड्स टू पर्सन अथॉरिटी आउटसाइड टेरिटरी इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज विद इन ज्यूरिसडिक्शन। मतलब क्या है, कॉज ऑफ एक्शन हाईकोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन बन रहा है, तो अथॉरिटी चाहे बाहर की भी हो, पर्सन चाहे बाहर का भी हो, हाई कोर्ट के पास पूरी पावर आ जाएगी। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं सीपीसी या कोई भी लॉ, तो हमें पता होता है कि जब हम केस फाइल करते हैं तो कॉज ऑफ एक्शन का प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन बनता है, जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहां पर केस बनता ही बनता है। तो इसलिए उस कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन हो जाता है, तो इसलिए हाई कोर्ट का भी ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, देन थर्ड क्लॉज क्या कहता है, प्रोवाइड रिलीफ अगेंस्ट इंटरिम ऑर्डर्स इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो इंटरिम ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सपोज दैट आप इंजंक्शन लेने गए। ठीक है, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने बोला कि किसी पर्सन को, जैसे अभी जो पीएम मोदी की वीडियो आई है, जो उनकी मदर उनके सपने में आकर के उन्हें श्राप दे रही है बेसिकली, तो वो क्या है, वो एक ऐसी वीडियो है जो कि डेफोमेटरी है। ठीक है, अब उस वीडियो के अगेंस्ट पीएम के पास एक राइट है या फिर बीजेपी के पास कि वो इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है बिफोर द कोर्ट। ठीक है, अब इंजंक्शन के लिए गए तो इंजंक्शन का जो पूरा सूट होगा उसको चलने में टाइम लगेगा, उसको जस्टिस लगने में टाइम लगेगा। तब तक क्या हुआ, तब तक उन्होंने स्टे ले लिया। स्टे का मतलब क्या है, टेम्पररी इंजंक्शन। ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन। ठीक है, तो जब तक टेम्पररी इंजंक्शन लेंगे, उस टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब क्या है कि जब तक केस की सुनवाई हो रही है तब तक उस वीडियो को हटा लिया जाए। ठीक है, फिर फाइनली देखा जाएगा कि क्या होता है, कौन सही कौन गलत है। ठीक है, तो तब ये क्या चीज है, ये टेम्पररी इंजंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये इंटरिम ऑर्डर है। इंटरिम ऑर्डर मतलब अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, अभी विद इन द ट्रायल एक छोटा ऑर्डर आया है, मतलब बीच का एक ऑर्डर आया है। ठीक है, तो वो क्या है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी हाईकोर्ट जाया जा सकता है अंडर आर्टिकल नंबर 226 क्लॉज 3। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ लास्ट क्लॉज पे, द पावर अंडर दिस आर्टिकल इज इन एडिशन टू अदर पावर्स कन्फर्ड बाय लॉ। तो जो अदर पावर्स दे रहे हैं हाई कोर्ट के, जो अदर आर्टिकल्स हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो अदर आर्टिकल्स हैं, ये जो आर्टिकल नंबर 226 है, ये क्या है, एडिशन में है, मतलब किसी भी पावर को सब्रोगेट नहीं करता या फिर किसी भी और को कम नहीं करता। ठीक है, देन फीचर्स क्या है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, देन ज्यूरिसडिक्शन देखा जाए तो हाई कोर्ट के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन होता है और स्टेट लिमिट में ही काम करता है। देन वाइडर एम्बिट कैसे है वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अदर पर्पस मतलब लीगल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकता है, पर आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब क्योंकि ये खुद ही एक लीगल राइट है तो हाई कोर्ट चाहे तो मना कर सकता है, कब, अगर ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है। अगर ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है तो हाई कोर्ट में मूव करने पे हाई कोर्ट कह सकता है कि आप उस रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लो और फिर अगर जस्टिस ना मिले तो आ जाना मेरे पास। ठीक है, पेटिशनर अप्रोच्ड विद डिले, अगर बहुत ज्यादा डिले हो चुका है तब भी हाई कोर्ट मना कर सकता है किसी लीगल राइट के लिए रिट इशू करने के लिए। ठीक है, देन पेटिशन इज फ्रिवलस, पेटिशन में कोई दम नहीं है, फॉल्स एंड फ्रिवलस है, तो उस केस में हाई कोर्ट मना कर सकता है कि भाई आपको हमें राइट नहीं देता। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये है आपकी अल्टरनेट पावर्स जो हाई कोर्ट कह सकता है, अपने डिस्क्रिप्शन को लगा सकता है आपके केस रिजेक्ट करने में, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो फंडामेंटल राइट है। तब आपसे वो ये नहीं कह सकता कि ऑल्टरनेट रेमेडी ले लो, ठीक है, आप डिले कर चुके हो या फिर पिटीशन फ्रिवलस है, पर अगर उसके फैक्ट्स बहुत ज्यादा खराब है तो ऑब्वियसली वो केस डिसमिस हो जाएगा। ठीक है,
देन उसके बाद चलते हैं, लास्ट फीचर है दैट इज कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, तो ये फीचर जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिकॉज इमरजेंसी में कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 21 जो सस्पेंड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये आर्टिकल भी सस्पेंड नहीं होता, अनलाइक आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 32 में कुछ रिट्स सस्पेंड हो जाती हैं पर कुछ रिट्स एप्लीकेबल रहती हैं। ठीक है, तो 2 ग्राउंड्स फॉर इशूइंग रिट्स अंडर आर्टिकल नंबर 226। तो क्या ग्राउंड्स हैं आर्टिकल नंबर 222 में 226 में रिट्स इशू करने के? पहला, किसी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना, या फिर कोई अदर पर्पस। अदर पर्पस का मतलब क्या है? लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट या एडमिनिस्ट्रेटिव फेयरनेस। ठीक है, तो इन ग्राउंड्स पे रिट इशू हो सकती है अंडर आर्टिकल नंबर 226 इन द हाई कोर्ट। ठीक है, अब आ जाओ मुद्दा, एक सीरियस मुद्दा जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई कब आप हाई कोर्ट जाओगे, कब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ठीक है, इसको एग्जांपल से मैं समझा देता हूं। मान लो फंडामेंटल राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, इस लॉ ने इस फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो फंडामेंटल राइट है ये बनाया किसने? ये लॉ बनाया किसने? ये बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है जनरली। ठीक है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होने की वजह से अगर आप हाई कोर्ट गए भी सही और एक हाई कोर्ट ने एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर लॉ को, उस लॉ को रोक दिया, तो पहली बात तो उसके पावर में आए जरूरी नहीं है, पर अगर एक जगह रुक भी जाता है तो उससे पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं, क्योंकि बाकी पूरे देश में तो वायलेशन चल ही रहा है उस फंडामेंटल राइट का। तो इसलिए आप जाओगे कहां? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी सिचुएशन पे, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बनाया और जिससे फंडामेंटल राइट क्या हुआ? वायलेट हो गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो गया, तो क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है, तो पर्टिकुलर स्टेट पे ही एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट मूव करोगे। हाई कोर्ट मूव करने पे उसको आप रिट इशू करा के उसको खत्म कर दोगे। ठीक है, उस राइट को खत्म कर दोगे, उस लॉ को खत्म करा सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड सिचुएशन, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया फॉर स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बनाया। ठीक है, और वहां पे वो लॉ एप्लीकेबल है और उसने क्या करा? एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। ठीक है, ये सिचुएशन है जहां पे लॉ किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और वो एप्लीकेबल है पर्टिकुलर स्टेट पे, और उस स्टेट पे उसने एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर दिया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे आप? ऐसी सिचुएशन में आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो, पर जनरल प्रैक्टिस जो एप्लीकेबल, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूं मैं, उसमें आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यहां पे क्या है? यहां पर एक पर्टिकुलर स्टेट की ही बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आपको हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कब हम आर्टिकल नंबर 226 को एग्जॉस्ट करने वाले हैं और कब हम आर्टिकल नंबर 32 में जाने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ रिट्स क्या है अंडर आर्टिकल नंबर 226। तो सेम वही रिट्स हैं, तो मैंने पहले ही कहा था कि एक बार हम डिटेल में डिस्कस कर चुके, तो बार बार तो डिस्कशन करने का सेंस बनता है नहीं। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, ठीक है, एंड देन प्रोहिबिशन, सर्च्यूरारी एंड क्यो वारंटो। तो बेसिकली ये वही रिट्स हैं सारी की सारी। ठीक है, तो वही कंटेंट रहेगा, प्लस आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से कौन सी रिट कब एप्लीकेबल होती है और कब हम हाई कोर्ट जाते हैं, कब सुप्रीम कोर्ट, तो उसी हिसाब से अपने आंसर में वो चीज फ्रेम कर लोगे, उस चीज को एडिट कर लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है ये देख लो। इंपॉर्टेंट केस लॉज दैट इज एप्लीकेबल अंडर आर्टिकल नंबर 226। पहले अभी हमने 32 के करे थे, अब ये 226 के हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना, एक दो केस लॉ कोई भी फॉर आर्टिकल नंबर 226 भी आप याद रखोगे। ठीक है, ये केस लॉज हैं फॉर आर्टिकल नंबर 226। देन उसके बाद आगे चलते हैं, हाउ इज द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 226 वाइडर देन आर्टिकल नंबर 32। ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 32 और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ हाई कोर्ट है आर्टिकल नंबर 226। स्कोप देखें तो आर्टिकल 32 जो है सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 226 क्या करता है? फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट प्लस अदर पर्पस। ठीक है, तो तीनों इसमें आ जाते हैं। एंड टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन देखें तो सुप्रीम कोर्ट का पूरे इंडिया पे होता है और हाई कोर्ट का स्टेट स्पेसिफिक होता है। ठीक है, देन सस्पेंशन क्या है? कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी और कैन नॉट बी सस्पेंडेड। ठीक है, ये केस लॉ हो गया। एंड देन फाइनली रीजन फॉर वाइडर एम्बिट, ये हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, पर आपको हेडिंग्स ऐसे ही बना के लिखनी है एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि प्रोटेक्ट स्टैट्यूटरी एंड लीगल राइट, इंटरवेन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, इंश्योर फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस, इसलिए हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको वाइडर एम्बिट माना जाता है अंडर आर्टिकल 226 ओनली। ये मत लिख देना या इस फ्रेम में मत आ जाना कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। अब ये केस लॉ है जिसने वाइडर एम्बिट ऑफ हाई कोर्ट को एनालाइज करा था। ठीक है, तो इसमें ये है, ये एक बार आप पढ़ लेना, द्वारका नाथ वर्सेज ITO। ठीक है, तो इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो हाई कोर्ट के पास
अंडर आर्टिकल नंबर 226 ज्यादा वाइडर पावर्स है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। देयर आफ्टर प्रैक्टिकल एग्जांपल, तो आर्टिकल नंबर 32 का अगर एग्जांपल देखें, स्टेट बैन्स फ्री स्पीच, मतलब आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन हुआ तो फाइल रिट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और दूसरा देखें तो आर्टिकल नंबर 226 को देखा जाए, इलीगल डिसमिसल फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, ये क्या है, लीगल राइट है, तो रिट बन जाएगी आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट, ठीक है। देन दीज आर योर अदर एग्जांपल्स ऑफ 226, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फाइनली द कंक्लूजन, ये आपका कंक्लूजन के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक ओवर हो जाता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आपका रिट ज्यूरिसडिक्शन एंड इट्स जेनेसिस, ठीक है। तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा कि पहले इंडिया के पास कोई भी लीगल राइट नहीं था, मतलब इंडियंस के पास कोई भी राइट नाम की चीज नहीं थी, हमेशा से वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की, मतलब ब्रिटिशर्स की राइट्स की बात करते थे, उन्हीं की तरफ के फेवर करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, तो रिट ज्यूरिसडिक्शन जो बेसिकली होता है वो रेफर करता है किस चीज को, द पावर ऑफ हायर कोर्ट्स। हायर कोर्ट्स में दोनों चीजें आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, दोनों ही चीजें हायर कोर्ट का पार्ट है, that is Supreme Court and High Court, to issue writs for enforcement of rights and for judicial control over administrative and quasi judicial authorities, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी इन आर्टिकल नंबर 14, दैट इज रूल ऑफ लॉ, मतलब लॉ जो है वो सबके ऊपर होगा, कोई भी पर्सन हो या कोई भी अथॉरिटी हो, सबसे ऊपर और सबसे प्राइमरी चीज क्या है, लॉ, और लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लॉ सबके लिए एक बराबर होगा। तो लॉ के सबके ऊपर एक बराबर लग रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है, सब लोग लॉ के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसलिए रिट्स का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और रिट्स जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी पे एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस इन इंडिया क्या है रिट की, तो हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल नंबर 32 जो रिट्स की बात करता है, एंड आर्टिकल नंबर 226, तो वही है कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ रिट्स इन इंडिया। तो 32 के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देता है वो 226 है, ठीक है, जो हाई कोर्ट को पावर देता है। देन उसके बाद जेनेसिस ऑफ रिट अगर देखी जाए तो जेनेसिस क्या है, मतलब जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो जब इंडिया जो था वो कॉलोनी था ऑफ ब्रिटिशर्स, तो उस टाइम पे कोई भी राइट्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। तो रिट जो सिस्टम आया वो कहां से आया, इंग्लिश लॉ के थ्रू, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे होता था, मतलब इंग्लैंड में कैसे होता था कि जो क्राउन होते थे वहां पर क्राउन स्टैब्लिश करते थे रिट्स पावर, मतलब क्राउन के पास रिट्स पावर होती थी जो अपने पावर को एक्सरसाइज करके 5 रिट्स को यूज करते थे, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्चियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो, ठीक है। तो ये किंग्स बेंच इशू करती थी किसको कंट्रोल करने के लिए, लोअर कोर्ट्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, जो कि इंग्लैंड की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज थी और लोअर कोर्ट्स थे, उनको रेगुलेट करने के लिए, उन पे चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए जो किंग की अथॉरिटी थी वो इसको, किंग की बेंच इसको एग्जीक्यूट करती थी। ट्रांसफर टू इंडिया थ्रू, कैसे ट्रांसफर हो इंडिया में, पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता था उसको रिट की पावर मिली, ठीक है। एंड देन हाई कोर्ट्स एक्ट में जो हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए इन इंडिया उनको लिमिटेड रिट्स की पावर मिल गई, ठीक है, लिमिटेड पावर, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आ जाए तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद रिट सिस्टम आ गया एज पर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। तो ये था पूरी रिट की कहानी। उसके बाद नेचर ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो आर्टिकल नंबर 32 में है, ये हम 10 बार पढ़ चुके हैं, एंड हाई कोर्ट का 226 में है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ लीगल राइट्स आते हैं हाई कोर्ट के पास। उसके बाद फिर से वही चीज होगी जो मैं कह रहा था, इसमें आंसर राइटिंग बहुत ईजी है, जिसमें आपको रिट्स और उनको सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो फिर से हम टाइम बचाएंगे, हैबियस कॉर्पस हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये केस लॉ हो गए हैबियस कॉर्पस के। देन उसके बाद मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब वी कमांड, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पर्पस, एग्जांपल एंड केस लॉज। उसके बाद आगे चलते हैं, गुजरात स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेस लोटस होटल, ये बेसिकली मैंडेमस का केस लॉ है। देन उसके बाद रिट आती है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। देन पर्पस, एग्जांपल एंड केस लॉ। उसके बाद सर्चियोरारी, सर्चियोरारी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगेन पर्पस, एग्जांपल एंड केस लॉज, ठीक है, ये रहा एग्जांपल एंड केस लॉ। उसके बाद आ जाओ क्यो वारंटो पे, क्यो वारंटो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से पर्पस, एग्जांपल एंड केस लॉज। तो बेसिकली ये सारे रिट्स हो गई, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि हर टॉपिक में हम रिट्स एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, तो क्या हमें उतना ही आंसर हर बार इलेबोरेट करना है? द आंसर इज नो, बिकॉज जब भी क्वेश्चन रिट स्पेसिफिक होगा या फिर आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 स्पेसिफिक होगा, तो वहां पर आपको सारी रिट्स डिटेल में एक्सप्लेन करनी है,
ठीक है। मगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है जो कि रिट के जेनेसिस की बात कर रहा है, जहां पे आपको बैकग्राउंड ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट लिखना है, आपको हाई कोर्ट्स एक्ट का बैकग्राउंड लिखना है, देयर आफ्टर आपको इंग्लैंड के लॉज के बारे में लिखना है, देन किंग्स बेंच के बारे में लिखना है, देन रूल ऑफ लॉ के बारे में लिखना है, उसके बाद आपको बेसिक्स में बिल्कुल ब्रीफ में आपको रिट्स के बारे में लिख देना है, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 एंड 226 को जिस्ट में एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको रिट्स को हर बार उतना ही लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करना, मगर जब क्वेश्चन रिट स्पेसिफिक होगा तब तो आपको सारी चीजें प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। ठीक है। देन उसके बाद रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देखे जाए तो फिर से वही प्रोविजंस हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वही दो प्रोविजंस 32 एंड 226। ठीक है। उसके बाद लैंडमार्क केस अगर देखें तो रिट्स पे क्या है, तो ये आपके लैंडमार्क केसेस हैं, इसमें आप वही मेंशन कर सकते हो जो आपने रिट्स में पढ़े हो। ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं इस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे लैंडमार्क केसेस की टेबल खत्म हो जाती है। उसके बाद एग्जांपल्स पे आ जाए अगर, तो रिट्स के एग्जांपल्स हैं ये, कौन सी रिट किस टाइप पे इशू होगी। जैसे इलीगल डिटेंशन में हैबियस कॉर्पस हो गई, जहां पे कमांड करना है वहां पे मैंडेमस हो गई, जहां पर रोकना है वहां पे प्रोहिबिशन हो गई, और जहां पे एग्जीक्यूशन रोकना है वहां पे सर्चरारी हो गई। उसके बाद अनऑथराइज्ड पर्सन है, जिससे गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करा हुआ है, वहां पे क्यों बैठे हो, मतलब क्यों वारंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है आपकी व्हाई रिट ज्यूरिसडिक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मैं बता ही चुका हूं, रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करने के लिए, चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके साथ ये इफेक्टिव रेमेडी है फॉर वायलेशन ऑफ राइट्स। अगर वायलेशन ऑफ राइट्स होता है तो रिट इज अ वेरी इफेक्टिव रेमेडी। ठीक है। उसके बाद एसेंस क्या है, एसेंस है पहला, ओरिजिन कहां से हुआ, ब्रिटिश कॉमन लॉ से हुआ। ठीक है। पर्पस क्या हुआ, जुडिशियल कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इसका पर्पस था, एंड इन्फोर्स थ्रू आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। सिंपल सा है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये फिर से आ जाता है क्या, रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो 5 रिट्स हम डिस्कस कर चुके डिटेल में, वही रिट्स हैं, और उसमें सारी चीजें आपको पहले शुरुआत करनी है किससे, बैकग्राउंड से। ये है आपका बैकग्राउंड, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 एंड 226। उसके बाद राइट्स रिट्स बतानी है आपको डिफरेंट डिफरेंट, दैट इज हैबियस कॉर्पस, मीनिंग, पर्पस एंड स्कोप। ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। कब एप्लीकेबल नहीं होता, जब डिटेंशन लॉफुल होता है, डिटेंशन जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू हुआ हो तो। ठीक है। उसके बाद केस लॉज, ये केस लॉज भी हैं, और इसमें से कोई भी एक केस लॉ आप मेमोराइज कर लो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये आपका रेट हो गया हैबियस कॉर्पस का। उसके बाद नेक्स्ट रेट पे आ जाओ, मैंडेमस। ठीक है। मैंडेमस भी हम डिटेल में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो मैंडेमस में देखो तो वी कमांड, फिर ये पर्पस हो गया, ये कंडीशंस हो गई, कब मैंडेमस इशू होती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में जा चुके हैं। ठीक है। देन कब इशू नहीं कर सकते, और केस लॉस क्या है ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये हो गया आपका पैटर्न फॉर मैंडेमस। देन ये आपके केस लॉस के खत्म, यहाँ पे एग्जांपल आप डाल दोगे एक दो। ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन क्या है, रिट है, कब होती है, फॉरबिड करने के लिए होती है, पर्पस क्या है, नेचर क्या है, और ग्राउंड्स क्या है। ठीक है। एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। पर अब क्योंकि रिट स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स बना के एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करते हुए चलना है। ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो फिर केस लॉज आ जाएंगे। अब कोई भी एक दो केस लॉ आप मेंशन कर दो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। देन एग्जांपल, आप 2-3 एग्जांपल दे दो अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए, इलैबोरेटिव बनाने के लिए। पहले देखो, एग्जांपल देने का मतलब ये होता है कि ऐसी सिचुएशन जब वो रिट यूज में हो, और ऐसी सिचुएशन जब वो रिट का यूज नहीं हो सकता। ठीक है। तो दोनों ही एग्जांपल्स अगर आप लिखोगे तो आपको ऑब्वियसली टीचर बेटर मार्क्स ही देगा। ठीक है। देन उसके बाद सर्चरारी, सर्चरारी मतलब क्या है, टू बी सर्टिफाइड, देन पर्पस, देन ग्राउंड्स। उसके बाद देखते हैं तो केस लॉज। ठीक है। तो सेम पैटर्न है, इसमें कुछ भी अलग तो हुआ नहीं। फिर ये केस लॉ यहाँ पे खत्म हुए, और फिर यहाँ पे आपने एग्जांपल दे दिया। ठीक है। एक सर्चरारी का दे दो, और एक ऐसी सिचुएशन का दे दो जब सर्चरारी नहीं लग सकता। ठीक है। देन क्यों वारंटो पे आ जाओ, क्यों बैठे हो पे, तो मीनिंग, पर्पस, कंडीशन। उसके बाद कौन फाइल कर सकता है, और केस लॉज क्या है। ठीक है। ऑब्वियसली यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम लोग। अब ये आपका केस लॉज हो गए, और फाइनली फिर से एग्जाम्पल हो गया। तो एक ऐसा एग्जांपल दे दो जब क्यो वारंटो लगता है, और एक ऐसा एग्जांपल दे दो जब क्यो वारंटो नहीं लग सकता। ठीक है। देन कंपैरेटिव टेबल, कंपैरेटिव टेबल बना लो एक। ठीक है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे जब एग्जाम से 5 मिनट पहले आपको टेंशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा तब ये हेल्प करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। तो ये हो गया आपका टेबल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लास्ट मोमेंट रिविजन। ठीक है। प्रोहिबिशन, सर्चरारी, ये आपकी फाइनल टेबल हो गई, एंड देन ये टेबल यहाँ पे खत्म हो गई क्यो वारंटो के साथ। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक प्रोविजन तो 2 ही हैं जो हम डिस्कस करे जा रहे हैं शुरुआत से, और फिर लैंडमार्क ऑब्जर्वेशंस मतलब केस लॉज। ठीक है। तो कोई भी 2 केस लॉ, आपको हर बार जरूरी नहीं है कि नया केस लॉ याद करो, कोई भी 2 केस लॉज आप चला सकते हो। उसके बाद फाइनल हमारा टॉपिक आ जाता है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। अब ये आजकल बहुत कॉमन पैटर्न है कि हर वकील के अंदर एक फेमस होने का जज्बा है, जुनून है,
और उसको रास्ता दिखता है क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। पर ये दो धारी तलवार है, कैसे, अगर आपने कोई भी मुद्दा ऐसा उठाया जो पब्लिक के लिए था तो आप सक्सीड कर सकते हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगा कि आपने जो मुद्दा उठाया है वो पब्लिक के लिए नहीं है, पब्लिसिटी के लिए है, तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि पीआईएल जो है वो क्या है, जुडिशियल इनोवेशन है दैट अलाउज एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू फाइल अ केस ऑन बिहाफ ऑफ दोज हु कैन नॉट अप्रोच द कोर्ट, ठीक है। मतलब क्या है, कोई जनहित याचिका बोला जाता है इसको, मतलब जो समाज सेवी टाइप के लोग हैं उनके लिए ये है, ठीक है। जिनके पास कोर्ट जाने का तथा नहीं है या समय नहीं है या पैसा नहीं है, वो लोग की हेल्प कर सकते हैं। वो लोग कैसे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू। अगर कोई मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है या कोई ऐसा लॉ आ गया है जो किसी के राइट को वायलेट करता है, तो ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखें तो वही दो आर्टिकल्स हैं, जैसे रिट्स में इंसान पीआईएल में जाता है, ज्यादातर जो मैंडेमस की रिट्स होती हैं जिसमें कमांड करवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, वो पीआईएल के फॉर्म में ही होती है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल नंबर 226 जिसमें हाई कोर्ट से हम रेमेडी लेते हैं। देन इसमें एक ये भी आ जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए भी हम कभी कभार कोर्ट जा सकते हैं फॉर आर्टिकल नंबर 21, बिकॉज सारे आर्टिकल, अगर आपका कोई भी वायलेशन हो रहा है, कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आपका आर्टिकल नंबर 21 दैट इज राइट टू लाइफ तो वायलेट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 39, 39A, 47 और 48A जिसमें सोशल जस्टिस, लीगल एड एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात होती है, ठीक है। तो अब किसी भी इस टॉपिक को उठा के देख लो, अगर सोशल जस्टिस किसी का वायलेट हो रहा है तो ऑब्वियसली आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन हो रहा है, लीगल एड का वायलेशन अगर हो रहा है तो 21 का वायलेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का अगर वायलेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली 21 का वायलेशन हो रहा है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ है और राइट टू लाइफ के साथ आता है आपका राइट टू लिव विद डिग्निटी, ठीक है। देन एसेंशियल फीचर्स क्या है, इसमें लोकस स्टैंडाई की जरूरत नहीं होती, मतलब आपका इंटरेस्ट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आपका जो एक्शन होना चाहिए, मतलब कोर्ट आने का जो एक्शन होना चाहिए वो गुड फेथ में होना चाहिए, ठीक है। मतलब जनहित याचिका होनी चाहिए, ना कि आपके पर्सनल हित याचिका, ठीक है। देन एक्सेसिबल जस्टिस है, सबको एक्सेस देता है जस्टिस, कैसे, मार्जिनलाइज लोग जो नहीं आ सकते, इलिटरेट जो इकोनॉमिकली वीक है, जो कोर्ट आना स्पॉन्सर नहीं कर पाते, वो लोग को भी जस्टिस मिल जाता है थ्रू पीआईएल, ठीक है। उसके बाद स्कोप अगर देखें तो स्कोप क्या है, अफेक्टिंग द कम्युनिटी लाइक इन्वायरमेंट, बॉन्डेड लेबर, कंज्यूमर राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, तो स्कोप इसका क्या है, ह्यूमन राइट का वायलेशन होगा तो भी पीआईएल, एनवायरमेंटल लॉज का वायलेशन होगा तो पीआईएल, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया, बॉन्डेड लेबर हो गया, किसी को बंधुआ मजदूर बना दिया, कंज्यूमर राइट्स हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, तो ये सब केसेस में पीआईएल फाइल हो जाती है, ठीक है। किस लिए नहीं फाइल कर सकते, प्राइवेट डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है। ए वर्सेस बी चल रहा है, ए वर्सेस बी चल रहा है फॉर सम प्रॉपर्टी, ये चले जाए भाई साहब कि हम पीआईएल फाइल करेंगे, तो आंसर इज नो, नहीं कर सकते, इन पे कॉस्ट इंपोज हो जाएगी, बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब उसके बाद आ जाओ तो आ जाता है डिफरेंस बिटवीन पीआईएल एंड पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो एक टेबल है, दैट मींस ऑब्जेक्टिव क्या है, पीआईएल का क्या है, पब्लिक के जस्टिस के लिए है, और पब्लिसिटी इंटरेस्ट का क्या है, फेम और पॉलिटिकल माइलेज, प्राइवेट गेन के लिए है। कोर्ट का व्यू देखें तो पीआईएल को इनकरेज किया जाता है और पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन को डिस्करेज किया जाता है, और हैवी कॉस्ट इंपोज कर सकता है कोर्ट, ठीक है। देन उसके बाद लोकस स्टैंडाई देखा जाए तो ट्रेडिशनल रूल ये होता है कि वही पर्सन कोर्ट जा सकता है जिसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, पर पीआईएल के केसेस में ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे किसी का पर्सनल इंटरेस्ट हो या ना हो वो पर्सन कोर्ट जा सकता है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल रूल है वो ये कहता है कि कोई एग्रीड पर्सन जो परेशान हो सिर्फ वही अप्रोच कर सकता है कोर्ट, बट पीआईएल रूल ये कहता है कि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में जो चाहता है जनता की भलाई करना, कोई समाज सेवक टाइप का पर्सन है, तो वो पीआईएल में जा सकता है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन अगर देखें तो प्रोसीजर टू फाइल पीआईएल क्या प्रोसेस है, तो या तो पहले आप डिसाइड करो 32 में जाओगे या 226 में जाओगे, देर उसके बाद पिटीशन प्रिपेयर करो जिसमें मटेरियल फैक्ट्स लिखो, एविडेंस लिखो एंड वायलेशन लिखो। देन नॉमिनल कोर्ट फीस है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रूल्स बताते हैं कि कितनी लगेगी। उसके बाद एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास केस फाइल करने का टाइम नहीं है, आपने क्या लिखा, एप्लीकेशन लिखा जिसमें आपने एक मुद्दा उठाया और ये एप्लीकेशन आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को भेज दिया, ठीक है, चीफ जस्टिस को, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपने रेफर कर दिया, मतलब भेज दिया। अब उन्होंने जब ये एप्लीकेशन पढ़ी तो उनको लगा कि हाँ भाई ये तो बहुत ज्यादा जरूरी मुद्दा है और इस मुद्दे पे तो हमें आवाज उठानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर इसको सुनना शुरू कर देगा, उसमें आपकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है, मतलब सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑन योर एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या है, कोर्ट एग्जामिन्स बोनाफाइड इंटेंशन एंड रिजेक्ट्स फ्रिवोलस पीआईएल।
तो बोनाफाइड इंटेंशन मतलब गुड फेथ में अगर आपने पीआईएल फाइल करी है तो आपकी पीआईएल अलाउ हो जाएगी, और अगर फ्रिवलेस ग्राउंड है, पर्सनल इंटरेस्ट है और आपने पीआईएल अप्लाई कर दी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। देन सिक्स्थ क्या है, कोर्ट इश्यूज नोटिस, अपॉइंट्स एमिकस क्यूरे एंड डिलीवर्स डायरेक्शन। एमिकस क्यूरे क्या होता है, एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट होता है, मतलब वो पर्सन जो कि लीगली बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो होता है, उससे सलाह लेता है कोर्ट, नोटिस इशू करता है और डायरेक्शंस जिस चीज की मांग करी है आपने पीआईएल के थ्रू वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है अगर आपका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो, ठीक है। उसके बाद एरियाज कहाँ जहां पीआईएल एडमिसिबल होते हैं, पहला इन्वायरमेंटल इश्यूज, जैसे आपने बहुत सारे बार नाम सुना होगा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी इन्वायरमेंटल केसेस हैं मैक्सिमम इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे मैटर्स रेज करे बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कई सारे मुद्दों पे बड़े अच्छे अच्छे जजमेंट्स दिए, ठीक है, जिसकी वजह से आज इन्वायरमेंटल लॉज इस लेवल पे डेवलप हो चुका है, ठीक है। देन उसके बाद बॉन्डेड लेबरर एंड चाइल्ड लेबर, जहां पे बंधुआ मजदूरी और चाइल्ड लेबर की बात होती है वहां पर भी पीआईएल आप डाल सकते हो। देन आता है आपका वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो रिट्स के फॉर्म में भी पीआईएल डाल सकते हो। करप्शन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में बहुत करप्शन है गवर्नमेंट में। राइट्स ऑफ प्रिजनर्स और अंडर ट्रायल्स की अगर बात करनी है तो भी पीआईएल फॉर्म में आप डालोगे। अब यहाँ पे हर मुद्दे को अगर देखो तो कोई प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है बल्कि कम्युनिटी या फिर एक ग्रुप इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ग्रुप के भलाई के लिए आप पीआईएल मूव कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद लैंडमार्क पीआईएल केस लॉस देख लो, तो ये है आपके एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ से मेजर पीआईएल केस हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस लॉ है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड देन बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है एज वेल एज एसपी गुप्ता वाला इंपॉर्टेंट केस लॉ है। उसके बाद एमसी मेहता वाला केस लॉ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर इन्वायरमेंटल लॉस एंड देन पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक दो केस लॉ, जैसे ये वाला इजी है नाम याद करने में, ठीक है, दैट इज ओलियम गैस लीक केस, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विशाखा गाइडलाइंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप रख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। देन उसके बाद डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड बेल के बारे में बात की थी। देन आप इसमें से जो भी अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो वो कर सकते हो। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ तो यहाँ पे अभी तक आपके केस लॉस चलते ही जा रहे हैं, तो आपको बेसिकली बहुत सारे केस लॉस पीआईएल में मिल जाएंगे। आप कोई भी एक दो केस लॉस, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पीआईएल पे क्वेश्चन आ जाए तब भी आप परेशान मत होना, 5 केस लॉस तो आप इजीली लिख दोगे उसके अंदर, ठीक है, 5 केस लॉस इजीली लिख दोगे, ठीक है। और 32 में जाते हैं वो भी आप पीआईएल के फॉर्म में लिख सकते हो। उसके बाद लैंडमार्क रिफॉर्म्स अगर देखा जाए कि पीआईएल के थ्रू क्या क्या अभी तक चेंज हुआ, तो एनवायरमेंटल सेफगार्ड बढ़े, कैसे, गंगा पॉल्यूशन केस, एमसी मेहता केस था गंगा पॉल्यूशन केस, जिसमें गंगा नदी की सफाई की बात करी गई, ठीक है। उसके बाद ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो अभी मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी पीआईएल के थ्रू सेक्सुअल हैरेसमेंट की गाइडलाइंस आई, जिसमें पॉश एक्ट आया, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, ठीक है। उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स हुए, कैसे, प्रकाश सिंह केस से और डीके बासु केस से, ठीक है, डीके बासु इज इंपॉर्टेंट केस लॉ, ठीक है। उसके बाद प्रिजन रिफॉर्म्स हुए एंड राइट टू एजुकेशन एंड फूड आया, ठीक है। ये सब कैसे आया, ये पीआईएल के थ्रू आया, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक आर्टिकल किसका है, सिर्फ राइट टू एजुकेशन का है, बाकी सारी चीजें आर्टिकल नंबर 21 का एक सब्सिडरी राइट है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू जस्टिस, तो जस्टिस भी क्या है, डेमोक्रेसी में अवेलेबल है, मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू आप जस्टिस में भी जा सकते हो, ठीक है। जुडिशियल चेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन, तो जुडिशियल चेक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो रहे हैं या इनएक्शंस हो रहे हैं उस पर जुडिशरी एक तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन रखती है। उसके बाद क्रिटिसिज्म अगर देखें तो मिस यूज एज पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, वो कई बार पब्लिसिटी इंटरेस्ट में चला जाता है, एक पर्सनल एडवोकेट के बेनिफिट के लिए या किसी पर्सनल पर्सन के बेनिफिट के लिए। उसके बाद जुडिशियल ओवर रीच कंसर्न, ठीक है, तो कभी कभार जुडिशरी ज्यादा ही इंटरफेयर कर देती है तो इंसान काम करने से या अथॉरिटी काम करने से थोड़ा कतराने लगती है, ठीक है। तो ये बेसिकली था पीआईएल की पूरी कहानी। इसी के साथ हमारी यूनिट नंबर 3 खत्म हो गई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी किसी और सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।